Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? Hoping all is well. Well, beta, let us start our today's assignment. And today we will complete chapter number 9 from your novel, Mr. Chips. It's chapter number 9. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 आज पढ़ेंगे हम मिस्टर चिप्स नॉवल का। और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, we will come to know about how did Mr. Chips spend his life after the death of his wife and newly born child. हम देखते हैं कि what more comes in his mind regarding his past memories. हम उसके past memories के हवाले से मज़ीद चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे। और अपनी वाइफ कैथरीन की डेथ के बाद, अपने न्यूली बॉर्न चाइल्ड की डेथ के बाद उसकी क्या फीलिंग थी, कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, वो सारे शब व रोज़ जो हैं वो तकरीबन इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो देखते हैं जनाब। चिप्स चेंज्ड हिज मोर कमोडियस अपार्टमेंट इन स्कूल हाउस फॉर हिज ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर। कमोडियस क्या होता है? स्पेशियस। और स्पेशियस क्या होता है? कुशादा, वसी। और बेटे एक और वर्ड आ रहा है इसमें, स्कूल हाउस। स्कूल हाउस क्या होता है? स्कूल से मुल्हिका, स्कूल के साथ मिली हुई अकामत गाह। ठीक है, यानी अ प्राइवेट हाउस एडजॉइनिंग द स्कूल वेयर स्कूल टीचर लिव, वेयर स्कूल टीचर लिव। अ प्राइवेट हाउस एडजॉइनिंग the school where teachers live। ठीक है जी, a private house adjoining the school where teachers live। वो अकामत गाह, वो हॉस्टल, वो जगह जहाँ जो कि स्कूल के साथ मुल्हिका हो और जहाँ टीचर्स रिहाइश पजीर हो। ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर के चिप्स की ज़िंदगी में क्या तब्दीली वाक़या होती है कि उसके पास जो वसी, स्कूल से मुल्हिका इमारत में जो उसके पास वसी रहने के लिए कमरा था वो उसने छोड़ दिया, अपने बैचलर क्वार्टर में वापस लौट गया। शादी से पहले जिस क्वार्टर में रहता था वहाँ लौट गया। ही थॉट एट फर्स्ट ही वुड गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप बट द हेड मास्टर परसुएडेड हिम अदरवाइज। परसुएड मीन कन्विंस्ड। वो क्या चाहता था कि अपनी हाउस मास्टरशिप को, अपनी टीचिंग को तर्क कर दे, छोड़ दे, लेकिन हेड मास्टर ने इसको परसुएड किया, आमादा किया कि वो ऐसा ना करे। एंड लेटर ही वॉज ग्लैड, और बाद में वो भी इस फैसले पे खुश था कि उसने टीचिंग छोड़ी नहीं। द वर्क गिव हिम समथिंग टू डू, फिल्ड अप एन एम्पिटीनेस इन हिज माइंड एंड हार्ट। क्योंकि काम करने से उसे बहुत कुछ मिलता था, यानी उसकी जो जहन और दिल की जो खला थी, उसकी बेगम की जुदाई के बाद वो खला पुर हो जाती थी। He was different, everyone noticed it। और हर एक ने इस चीज़ को देखा कि अब वो बहुत मुख्तलिफ हो चुका था। Just as marriage had added something, so did bereavement। bereavement क्या होगा? grief, गम। जिस तरह शादी का होना उसकी ज़िंदगी में एक खुशाइंद, एक खुशगवार तब्दीली का बायस बना था, और वैसे ही ये गम की कैफियत भी तब्दीली लाने का सबब बनी। आफ्टर द फर्स्ट स्टूपर ऑफ ग्रीफ ही बिकेम सडनली द काइंड ऑफ मैन whom boys at any rate unhesitatingly classed as old। स्टूपर क्या होगा? ट्रांस, TRANCE, शॉक, यानी गम की पहली कैफियत के बाद वो इस तरह की कुछ शख्सियत सामने बन के आया कि लड़कों ने उसे अनहेजिटेटिंगली, विदाउट हेजिटेशन, किसी हिचकिचाहट के बगैर, कॉन्फिडेंटली, क्लास्ड का मतलब रैंक्ड, के बच्चों ने, अब स्टूडेंट ने उसको बुरा आदमी कहना शुरू कर दिया था, बुरा नजर आना शुरू हो गया था। ठीक है जी। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज लेस एक्टिव, he could still knock up a half century on the cricket field। ऐसा नहीं था कि अब उसमें वो चुस्ती, तवानाई, मुस्तादी नहीं रही थी, और ऐसा भी था कि वो क्रिकेट पिच पर, क्रिकेट के फील्ड में आराम से हाफ सेंचुरी, निसफ सेंचुरी आसानी से बना सकता था। नॉट वॉज इट दैट ही हैड लॉस्ट एन इंटरेस्ट और कीननेस इन हिज वर्क, कीननेस अटेंशन, और ऐसा भी नहीं था कि उसके काम में दिलचस्पी, तवज्जो कम हुई थी। ठीक है, लेकिन बहरहाल गम की कैफियत तो उस पर मौजूद थी ही।
एक्चुअली टू हिज हेयर हैड बीन ग्रेइंग फॉर ईयर्स, और बहुत सालों से इसके हेयर ग्रे हो रहे हैं, मतलब सफ़ेद पड़ रहे हैं, उसके बाल जो है वो भी सफ़ेद हो रहे थे। येट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल सेम टू नोटिस इट, लेकिन अब लोगों ने पहली दफ़ा नोटिस लेना शुरू कर दिया था कि इसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और ये बूढ़ा हो रहा है। He was 50. कितनी एज हो गई है उसकी? 50 साल। Once after some energetic energetic game during which he had played as well as many a fellow half his age, he overheard a boy saying, "Not half bad for an old chap like him." चैप क्या होता है? फेलो। एक दफ़ा उसने क्रिकेट में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और उसने कुछ बच्चों को ये कहते हुए सुना था कि इस जैसे बुरे शख्स से ये तवक्को करना, यानी उसने क्या किया था? ही हैड प्लेड एज वेल एज मैनी अ फेलो हाफ हिज एज, अपने से निसफ उम्र के जो क्रिकेटर्स थे उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। एक दफ़ा उसने इतनी एनर्जी से वो खेला था कि लड़कों ने उसके बारे में क्या कहा, इसने क्या सुना लड़कों को कहते हुए कि नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम, चैप फेलो, कि ऐसे बुरे शख्स के लिए ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा करना कतन अजीब नहीं। Chips, when he was over 80, used to recount that incident with many chuckles. Recount, remember. Chuckles क्या होगा? Giggle, GIGGLES. Giggles क्या होता है? Suppressed laugh. खिसियानी हंसी कहा जाता है, दबी हुई हंसी। तो Chips, when he was over 80, used to recount that incident with many chuckles. Old at 50, तो जब 80 साल की उम्र थी चिप्स की, तो क्या था जनाब, अक्सर एक वाक़े को याद किया करता था और दबी हुई हंसी हंसा करता था वो वाक़या याद करके कि क्या 50 साल भी कोई बुढ़ापा होता है। It was Naylor who said that the Naylor cannot be far short of 50 himself by now. कहता है मेरा स्टूडेंट नेलर था जिसने ये कहा था कि मैं 50 साल का, चिप्स 50 साल का बूढ़ा हो चुका है। कह रहा मैं 80 साल का हूँ, तो चिप्स जो है वो नेलर जो है वो क्या होगा कि वो अब I wonder if he still thinks that 50 is such an age. Naylor cannot be far short of 50 himself by now. और मुझे यकीन है कि मैं 80 साल का हो चुका हूँ, तो अब नेलर की उम्र भी 50 साल की हो चुकी होगी। क्या अब भी वो सोचता होगा कि 50 साल में बुढ़ापा आ जाता है? Last I heard of him he was lawyering and lawyers live long. कहते हैं मैंने सुना था कि जो नेलर है मेरा स्टूडेंट ये वाला जिसने कहा था 50 साल का बूढ़ा मिस्टर चिप्स, ये वकील बन गया था, और वकील जो है वो तो झूठे, वो क्या करते हैं, लास्ट आई हर्ड हिम एज ही वॉज लॉयरिंग, मैंने सुना था कि वो वकालत कर रहा है। एंड लॉयर्स लिव लॉन्ग, और लॉयर्स जो होते हैं, जो वकील होते हैं, उनकी बड़ी लंबी ज़िंदगी होती है। लुक एट हॉल्सबरी, चांसलर एट 82 एंड डाइड एट 99। फिर उसको एक और वाक़या याद आया कि हल्सब्रे जो था वो 82 की एज में चांसलर बना था और 99 की एज में वफ़ात उसने पाई थी। तो उम्र तो गुज़रती ही जाती है, उम्र को गुज़रना ही है। देयर इज़ एन एज फॉर यू, कि हर एक के लिए एज होती है, उम्र होती है जिसे गुज़रना है। टू ओल्ड एट 50, कहते क्या 50 साल में बहुत बुढ़ापा आ जाता है। वाई फेलोज लाइक दैट आर टू यंग एट 50, कहते हैं ऐसा क्यों है, बल्कि जो फेलोज जो कि 50 साल के फेलोज होते हैं बड़े यंग और एक्टिव ही होते हैं। आई वॉज माई सेल्फ अ मेयर इन्फेंट, मेयर होता है ओनली, इन्फेंट क्या होगा, बेबी, कि जब मैं 50 साल का था तो मैं खुद एक बेबी थी, मैं खुद एक छोटा बच्चा था। ये वाक़या याद कर रहा है, इंजॉय कर रहा है चिप्स। नेलर का जिक्र आया इसमें, हेल्सब्रे का जिक्र आया इसमें, ठीक है जी, उम्र के हवाले से। मज़ीद देखते हैं क्या चीज़ें वो हमारे साथ शेयर करता है। एंड देयर वॉज अ सेंस इन विच इट वॉज ट्रू, और एक लिहाज से ये बात सच भी थी। फॉर विद द न्यू सेंचुरी देयर सेटल्ड अपॉन चिप्स आ मेलोनेस, मेलोनेस क्या होगा, मेच्योरिटी, क्योंकि मेलोनेस मेच्योरिटी, क्योंकि नई सदी के साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या आई थी, एक तरह की मेच्योरिटी, एक तरह की पुख्तगी जो है वो हमें चिप्स में नज़र आती है। फॉर विद चिप्स अ मेलोनेस दैट गैदर्ड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म्स एंड हिज ऑफन रिपीटेड जोक्स इनटू अ सिंगल हार्मनी। हार्मनी क्या होता है, इन अग्रीमेंट, इन अग्रीमेंट यानी हम आहंग होना, यानी चिप्स में वो मेच्योरिटी, वो पुख्तगी आ चुकी थी कि उसके तमाम मैनरिज्म जो उसका रख रखाव तौर तरीके थे और उसके बार बार दोहराए जाने वाले जो लतीफ़े थे, ये सब चीज़ें एक दूसरे से हारमनी में आ चुके थे, हम आहंग हो चुके थे।
नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट होते हैं समटाइम्स a little and occasional भी happening sometime disciplinary troubles। अब उसके पास नज़्म व ज़ब्त के हवाले से अब उसे किसी किस्म के मसाइल का सामना भी नहीं था और फील डिफिडेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ। डिफिडेंट क्या होगा? हेजिटेंट क्या होता है? हम इसको लेस कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं और हेजिटेंट भी कह सकते हैं। हिचकिचाहट को कहा जाता है। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि एक तो डिसिप्लिन के हवाले से उसकी जो नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के हवाले से प्रॉब्लम्स मसाइल ख़त्म हो चुके थे। अब वो अपने वर्थ क्या होता है? पोजीशन, अपने मकाम के बारे में क्या है कि वो अब हिचकिचाहट, पहले वो अपने पोजीशन, अपने मकाम, अपने रैंक के बारे में हिचकिचाता था, सहमा रहता था, ज़्यादा बोल्ड नहीं था। अब वो क्या है? फ़ख्र महसूस कर रहा है अपने आप पर, अपनी पोजीशन पर। He found that his pride in Brookfield reflected back, giving him cause for pride in himself and in his position। और वो ब्रुकफील्ड के में गुजारे हुए माजी को बड़े फ़ख्री अंदाज में देखता था। उसे अपने आप पर, अपनी पोजीशन पर, अपने ओहदे पर फ़ख्र महसूस होता था ब्रुकफील्ड में रहते हुए। इट वॉज अ सर्विस दैट गेव हिम फ्रीडम टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ। ये उसकी सर्विस थी, उसकी जॉब थी, जिसने उसको एक शऊर दिया था कामलियत का, मुकम्मल होने का। दैट ही वॉज कम्प्लीटली एंड सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ, कि वो अपनी ज़ात में मुकम्मल था। ये शऊर उसे इस जॉब ने, इस मुलाजमत ने दिया था। He had won by seniority and ripeness। राइपनेस भी मेच्योरिटी होता है, अपनी पुख्तगी और अपने सीनियर आला मतलब ज़्यादा तजुर्बेकार होने की वजह से। एंड अनचार्टर्ड होता है अनएक्सप्लोर्ड, ठीक, अनऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड, अननोन। नो मैंस लैंड क्या होगा? Not objectionable, not objectionable, not objectionable। प्रिविलेज, और नेक्स्ट वर्ड है प्रिविलेज। क्या होगा यहाँ पर? प्रिविलेज को हम फ्रीडम के तौर पे यूज़ करेंगे। प्रिविलेज मीन फ्रीडम। अब देखते हैं कि उसे अपनी मेच्योरिटी की वजह से, अपने सीनियर तजुर्बेकार ज़्यादा तजुर्बे की वजह से वो अहमियत हासिल हो चुकी थी, अपनी पुख्तगी की वजह से वो अहमियत हासिल हो चुकी थी कि उसकी बात पर उसकी जो आज़ादी राय थी उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकता था। He had acquired the right to those gentle eccentricities। एसेंट्रिसिटीज़ क्या होता है बेटे? एसेंट्रिसिटीज़ होता है ऑड बिहेवियर, अजीब व गरीब रवैया। ऑड बिहेवियर, ऑड बिहेवियर क्या होता है? एसेंट्रिसिटीज़, ठीक है, अजीब व गरीब रवैया। That so often attack school masters and parsons। पार्सन्स होता है प्रिस्ट, पादरी, कि उसे पुख्तगी की वजह से, सीनियरिटी की वजह से ये राइट, ये हक भी मिल गया था कि वो अपने अजीब रवैये के बाइस बाज़ दफ़ा पादरियों और स्कूल मास्टर्स को भी तनकीद का निशाना बना दिया करता था। एंड नोबडी कुड ऑब्जेक्ट अगेंस्ट हिम, कोई भी उसके ख़िलाफ़ एतराज़ नहीं कर सकता था। मज़ीद देखते हैं, ही वोर हिज गाउन टिल इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड टू होल्ड टुगेदर। टैटर्ड होता है वॉर्न आउट, फटा हुआ, WORN, वॉर्न आउट। अक्सर वो अपना गाउन जो है वो पहने रखता कई दिन, और क्या होता, वो बोसीदा हालत में हो जाता कि उसे संभालना, उस गाउन को संभालना मुश्किल हो जाता। चोगा होता है, चोगा कहा जाता है। एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच बाय बिग हॉल स्टेप्स टू टेक रोल कॉल ओवर। और जब वो कॉल ओवर के लिए, यानी हाज़िरी जब बर्खास्त हो रही है, बच्चों की हाज़िरी लगा रहा है, और बिग हॉल, बड़े हॉल के स्टेप्स पे खड़ा होता वुडन बेंच के पास। इट वॉज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबेंडमेंट ऑफ टू रिचुअल। एयर होगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होगा तासुर, एयर एक्सप्रेशन। और नया वर्ड आपके पास आ गया मिस्टिक। मिस्टिक क्या होता है? स्पिरिचुअल स्टेट, स्पिरिचुअल, in spiritual state, in spiritual state, in spiritual state।
और अबेंटमेंट क्या होता है? सरेंडर, सरेंडर, झुक जाना, सरेंडर। तो हमें क्या बताया जा रहा है? रिचुअल क्या होगा? राइट, RITE, मजहबी रसूमात। यानी जब बड़े हॉल के स्टेप्स पर बच्चों की हाज़िरी लेने के लिए लकड़ी के बेंच के पास वो खड़ा होता तो यूँ लगता कि उसने अपने आप को मजहबी इबादत, मजहबी रसूम की अदायगी के लिए झुकाया हुआ है, या मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए एक रूहानी कैफियत में मशगूल है, मुनहमिक है। ही हेल्ड द स्कूल लिस्ट, उसने स्कूल के नामों की लिस्ट पकड़ी होती थी, बच्चों के नामों की लिस्ट। अ लॉन्ग शीट, एक लंबी शीट होती उसके पास, कर्लिंग ओवर कर्लिंग, ट्विस्टिंग ओवर अ बोर्ड, एक बोर्ड पे मुड़ी हुई हालत में वो शीट लगी होती। एंड ईच बॉय एज ही पास स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स टू वेरीफाई एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? टू अटेस्ट। और हर लड़का उसके करीब से गुजरता, अपना नाम बोलता, उसकी चिप्स उसकी तस्दीक करता और फिर उस नाम की तस्दीक करने के बाद अपने लिस्ट पे टिक कर लेता, यानी उसके ऊपर टिक लगा लेता, उसके ऊपर निशान लगा लेता, उसको उसके नाम को मार्क कर लेता कि इस बच्चे की अटेंडेंस हो गई है। डेट वेरीफाइंग, वेरीफाइंग क्या होता है? अटेस्टिंग। ग्लैंस क्या होता है? लुक। वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री थ्रू आउट द स्कूल। मिमिक्री क्या होता है? इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है? कॉपिंग, किसी की नकल करना। और उसका जो अंदाज़ था चिप्स का हाज़िरी लेने का, इस तरह का जो अंदाज़ था, पूरे स्कूल में उसका एक मजाक बनाया जाता था। ठीक है जी, ये एक फेवरेट सब्जेक्ट था बच्चों के लिए, एक बड़ा अच्छा उम्दा टॉपिक था, बड़ा पसंदीदा टॉपिक था कि वो इसका मजाक बनाए। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स स्लिपिंग डाउन द नोज, क्या होता? स्टील रिम्ड, रिम कहता है एजिज, स्टील के एजिज वाले ग्लासेस उसने लगाए होते जो कि उसकी नाक से फिसल रहे होते थे। आईब्रोज लिफ्टेड वन अ लिटिल हायर देन अदर, और आईब्रोज जो इसने यूँ उठाए होते और बच्चों को देखता, और एक तो आईब्रो जो है वो ज़्यादा ही ऊंचा चढ़ा होता। गेज, गेज क्या होता है? लुक। हाफ रैप्ड, रैप्ड होता है एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड क्या होता है? महव, डूबा हुआ, मुनहमिक। हाफ रैप्ड एंड हाफ क्विजिकल, क्विजिकल क्या होता है? इंक्वायरिंग, क्वेश्चनिंग, इंक्वायरिंग। यानी उसने ये जो अपने आईब्रोज हैं वो क्यों उठाए होते थे कि ये उसके इन्हेमाक को ऐसे लगता जैसे कि वो इन्हेमाक में है, महव है किसी काम में, और साथ साथ सवालिया अंदाज में लड़कों को देख भी रहा है। एंड ऑन विंडी डेज, विंडी डेज क्या होता है? विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, with gown and white hair and school list fluttering in uproarious confusion. Fluttering, flapping, flapping होगा फड़फड़ाना, uproarious क्या होगा? noisy। और जब सर्द हवाओं का मौसम होता, सर्द हवाएं चलती, तो उसकी ये लिस्ट, उसका गाउन क्या करते? एक बड़ी कन्फ्यूजन की हालत होती, बड़ी इस तरह किसी कैफियत होती, और इस फड़फड़ाहट की आवाज़ आती इस शीट की भी और इसके गाउन की भी। हवा के चलने से उसका गाउन और उसकी जो शीट है वो फड़फड़ाते। द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न, कॉमिक क्या होगा? फनी थिंग। और ये सारा माहौल बड़ा मज़ाहिया सा नज़र आता था। सैंडविच, सैंडविच सप्रेस, SUPPRESSED, सप्रेस दब जाना। बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड द रिटर्न टू द क्लासेस, और ये सारी बातें, क्लासरूम में वापस जाना और शाम की जो गेम्स की यादें थी उनमें सारी ये चीज़ें दब कर रह जाती। तो बड़े मज़े का वाक़या इसमें बताया गया है कि बिग हॉल में जब वो कॉल ओवर करता था, हाज़िरी बर्खास्त हो रही है बच्चों की और उनके सोने का टाइम है, तकरीबन क्लासेस में वापस हॉस्टल वगैरह लौटने का टाइम है, तो उस वक्त कैसे हाजिर लिया करता था कि स्टेप पे खड़ा हो गया है और इसने जनाब अपने ग्लासेस जो हैं, स्टील रिम्ड ग्लासेस जो हैं वो स्लिप कर रहे हैं नोज़ पे, अपने आईब्रोज लिफ्ट किए हुए हैं, क्विजिकल उसकी जो लुक है, और इस तरह से वो वेरीफाई किया करता था बच्चों के नाम। और बच्चों के लिए क्या था? दैट वाज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री फॉर द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द स्कूल। स्कूल में इस चीज़ का बड़ा मजाक बनाया जाता था, एंजॉय किया जाता था। सम ऑफ दोज नेम्स एंड लिटिल स्नैचेस ऑफ कोरस। स्नैचेस क्या होता है? बिट्स, बिट्स होता है टुकड़े, और कोरस क्या होता है? बेटा कोरस यहाँ पर क्या है? पार्ट ऑफ अ सॉन्ग विच रिपीटेड आफ्टर ईच वर्ड्स। पार्ट ऑफ अ सॉन्ग, पार्ट ऑफ अ सॉन्ग which is repeated after every words। ठीक है,
यानी किसी सॉन्ग का वो हिस्सा जिसे रिपीट किया जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो क्या है कि सम ऑफ दोज नेम्स इन लिटिल स्नैचेस ऑफ कोरस, कोरस म्यूजिक भी कह सकते हैं, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं। रिकर्ड, रिकर्ड का मतलब रिटर्न्ड, वापस लौटना। टू हिम एवर आफ्टरवर्ड्स विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी, अपने हाफजे पर ज़्यादा जोर डाले बगैर, यानी जोर डाले बगैर ही उसे उसके जहन में वापस वो छोटे छोटे टुकड़े जो थे मौसीकी की धुनों के, वो उसके जहन में आ जाते हैं, मौसीकी की धुनों के टुकड़े। और वो कौन कौन से टुकड़े थे? एन्सवर्थ, एटवुड, एवनमोर, बैबकॉक, बैक्स, बर्नार्ड, बेजेंटवेट, बैटर्सबाई, बैसलेस, बेडफोर्ड, मार्शल, बेंटले, बेस्ट एटसेट्रा। ये सारे स्नैचेस ऑफ कोरस जो मौसीकी की धुनों के टुकड़े उसके जहन में ताज़ा हो जाते। एंड अनदर वन, और मज़ीद और टुकड़े भी, उनस्ले, विल्स, वेधम, वैक्सटाफ, वेलिंगटन, वाटरस्प्रेमिस, वाटरस्केंडस, वाटलिंग, वेवने, वेब, ये सारी इसके जहन में चीज़ें आती मौसीकी से रिलेटेड। And yet another that comprised, as he used to tell to his fourth form Latinist, an excellent example of a hexameter. Hexameter क्या होता है? Hexameter, a line having six metrical feet. A line having 6 metrical feet. लिख देती हूँ मैं यहाँ, a line having 6 metrical feet. A line having 6 metrical feet. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में? 6 रुकनी वज़न रखने वाला शेर, 6 रुकनी या 6 रुकन का शेर लातीनी ज़बान में। तो क्या करता था वो? एंड येट अनदर डेट कंप्राइज्ड एज ही यूज्ड टू टेल हिज फोर्थ फॉरम लैटिनिस्ट एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ अ हेक्सामीटर। और अपनी फोर्थ फॉरम की लातीनी ज़बान की क्लास पढ़ाते हुए वो कहा करता था, एक और मिसाल, एक और हवाला दिया करता था और कहता था कि ये हेक्सामीटर, ये 6 रुकनी अशार की, ये जो म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस हैं, ये 6 रुकनी अशार अपने वज़न के साथ जो 6 रुकनी अशार हैं उनकी अच्छी मिसाल है। तो ये सारी धुनें जो हैं उनकी कॉम्पोजिशन, ये सब उसके जहन में ताज़ा हो जाती। वेयर हैड दे ऑल गोन टू, ही ऑफन पॉन्डर्ड थॉट ओवर, अक्सर वो सोचा करता था कि ये सब चीज़ें कहाँ चली गई हैं, ये धुनें, ये पैटर्न, ये डिज़ाइन कहाँ चले गए हैं। Those threads he had once held together, वो तमाम धागे जो कभी इकट्ठे जुड़े हुए थे, how far had they scattered spread, अब वो किस तरह से धुनें बिखर चुकी थी। some to break, others to weave क्या होगा? knit होता है बुना जाना, बुनना, knit into unknown patterns designs। और ये धुनें क्या है? मुख्तलिफ डिज़ाइंस, मुख्तलिफ नमूनों में वीव हो चुकी थी, ढल चुकी थी, जम हो चुकी थी। ठीक है जी, कुछ धुनें ख़त्म हो चुकी थी, कुछ मुख्तलिफ नई धुनों में जम हो चुकी थी। द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड, रैंडमनेस क्या होता है? हैप हैजर्डनेस, हैप हैजर्डनेस क्या होता है? डिसऑर्डर बेतरतीबी। तो द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड बीगिल्ड हिम, बीगिल्ड होता है डिसीव्ड होता है धोखा देना, यानी दुनिया की जो बेतरतीबी थी वो उसको बहुत धोखा देती थी। दैट रैंडमनेस विच नेवर वुड सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड रिमेन्ड, गिव मीनिंग टू दोज कोरसेस अगेन। और वही समझता था कि दुनिया की ये जो बेतरतीबी वाली कैफियत है, और जब तक ये दुनिया रहेगी ये ऐसे ही रहेगी और उन पुरानी धुनों को कभी भी नया मानी नहीं दे सकेगी। दुनिया जो है वो एक नए धोखे का शिकार है और पुरानी चीज़ें जो है वो इसमें कहीं गुम होकर रह जाएंगी और नई धुनें जो हैं यानी इसमें देखें, दैट रैंडमनेस विच नेवर वुड सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड गिव मीनिंग टू दोज कोरसेस अगेन, कि ये दुनिया की बेतरतीबी इन खो जाने वाली धुनों को कभी भी दोबारा वो मकाम नहीं दे पाएंगी। ये उन कॉम्पोजिशंस के बारे में बात कर रहा है। एंड बिहाइंड ब्रुकफील्ड एज वन मेक ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? ग्लैंस, GLANCE, देखना। अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, मिस्ट क्या होता है? फॉग। और फिर क्या है?
ब्रुकफील्ड के पार दूसरी जानिब वो दुनिया को ऐसे देखता, दुनिया से ऐसी नज़र आती जैसे फॉग, धुंध छट जाने के बाद एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़ वाज़े दिखाई देने लगता है, ऐसे ही ब्रुकफील्ड के पार दुनिया को देखता। ही सॉ द वर्ल्ड ऑफ चेंज एंड कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? डिसअग्रीमेंट। तो दुनिया कैसी थी उसके लिए? दुनिया में गैर हम आहंगी थी और दुनिया जो है वो इंतशार से, तब्दीली से भरपूर उसको नज़र आया करती थी कि दुनिया में वक्त के साथ साथ कितना चेंज आ चुका था। एंड ही सॉ इट मोर देन ही रियलाइज्ड विद द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी। और कैथी की वो जो यादगार यादें और उसकी आंखों के साथ वो इस दुनिया को, बदलती हुई दुनिया को देखा करता। शी हैड नॉट बीन एबल टू bequeath हिम ऑल हर माइंड। bequeath होता है बेस्टो, और बेस्टो होता है अता करना, नवाजना। यानी कैथरीन जो है उसने अपनी तमाम तर जहानत जो है, जहनी कैफियत तो या जहानत जो है वो तो अपनी तमाम तर चिप्स को अता नहीं कर पाई थी। स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट। ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, ब्राइटनेस, हाँ कुछ जहानत कैथी ने उसे दी थी। बट शी हैड लेफ्ट हिम विद अ कामनेस एंड अ पॉइज। कामनेस क्या होता है? कंपोजर। कंपोजर क्या होता है? सुकून की कैफियत, कंपोजर। एंड पॉइज, पॉइज क्या होता है? बैलेंस। क्या चीज़ दी थी कैथी ने उसको? कंपोजर और बैलेंस, यानी कामनेस और पॉइज, यानी उसको तवाज़ुन की और सुकून की कैफियत अता की थी उसकी ज़िंदगी में, चिप्स की ज़िंदगी में एक सुकून और तवाज़ुन की कैफियत अता की थी। किसने? कैथरीन ने चिप्स को। दैट अकॉर्डेड वेल। अकॉर्डेड वेल का मतलब क्या होगा? टू बी इन हारमनी। टू बी इन हारमनी, हम आहंग होना। टू बी इन हारमनी, हम आहंग होना जी। विद अ कामनेस एंड अ पॉइज दैट अकॉर्डेड वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस। इनवर्ड इमोशंस यानी कैथी ने उसे वो तवाज़ुन और सुकून की कैफियत अता की थी जो कि चिप्स के अपने अंदरूनी इनवर्ड इमोशंस, अंदरूनी कैफियत के साथ वाबस्ता थी। इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम। It was typical of him that he did not share the general jingo bitterness against the boards. Jingo क्या होता है? Aggressive patriotism. Aggressive patriotism is called jingo. Aggressive patriotism यानी इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? जनूनी वतन परस्ती। जनूनी वतन परस्ती। बोर्ड्स कौन है? साउथ अफ्रीकन्स। बोर्ड्स साउथ अफ्रीकन्स। एक्चुअली they were the Dutch settlers. They were the Dutch settlers in South Africa. उनको बोर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। जनूबी अफ्रीका के जो लोग थे जो जंग लड़ रहे थे किसके खिलाफ? बरतानिया के खिलाफ। तो यहाँ बड़ी अच्छी मज़े की बात बताई है। इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम दैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस अगेंस्ट द बोर्ड्स। कि जो जनूबी अफ्रीका के लोग जो कि इंग्लिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे उनके ख़िलाफ़ चिप्स जो है वो जनूनी वतन परस्ती के जज्बात तो नहीं रखता था, जनूनी नहीं था। नॉट डैट ही वॉज अ प्रो बोर इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीकन्स। और ऐसा भी नहीं था कि वो साउथ अफ्रीका के लोगों की फेवर में था। ज़ाहिर वो तो इंग्लिस्तान के मुखालिफ थे, इंग्लिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, वो उनकी फेवर में भी नहीं था। ही वॉज फार टू ट्रेडिशनल फॉर दैट एंड ही डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल हु वर प्रो बोर्ड्स। इस मामले में वो बड़ा ही ज़्यादा ट्रेडिशनल था, बड़ा रवायती था और प्रो बोर्ड्स को यानी जनूबी अफ्रीकन्स की हिमायत करने वालों को पसंद नहीं करता था। तो वो ब्रिटेन ना, चिप्स ब्रिटेन था और वो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन से उसका ताल्लुक़ था, ब्रिटिश था, तो लिहाजा वो प्रो बोर्ड ना था और ना ही प्रो बोर्ड्स को पसंद करता था। प्रो बोर्ड्स दोज हु वर इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीकन्स, ठीक है। बट स्टिल it did not cross his mind at times, cross mean to make angry, that the boards were engaged in a struggle that had a curious similarity to those of certain English history book heroes. लेकिन ये अजीब सी बात थी कि जो जनूबी अफ्रीका के जो लोग थे, जो बोर्ड्स थे, उनकी जद्दोजहद आज़ादी को बाज़ दफ़ा वो ही सोचता था, कहा करता था कि उनके जो हीरोज़ हैं वो अंग्रेज़ हीरोज़ के, अंग्रेज़ों की तारीख़ी किताबों के हीरो की तरह से ही अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड्स जो थे वो दुश्मन थे किसके? अंग्रेज़ों के, लेकिन फिर भी वो उनको अप्रिशिएट कर रहा है कि वो
इंग्लिस्तान के जो तारीख़ी किताबों में मौजूद हीरोज़ हैं उनकी तरह से ही अपनी जंग में मसरूफ़ हैं, अपनी आज़ादी में मसरूफ़ हैं। और किन हीरोज़ से वो कंपेयर करता था बोर्ड्स को? हेरवुड द विक फॉर इंस्टांस और क्रैक्टिकस, ये सारे वॉर हीरोज़ थे, वॉरियर्स थे। इनके साथ, इनकी कैंपेन, इनके पैट्रियोटिज़म के साथ वो कंपेयर करता था बोर्ड्स को। तो ये चीज़ें असूली तौर पर बरतानिया के लोगों को नापसंद भी होती थी कि वो उनकी फेवर कर रहा है एक तरह से। ही वंस ट्राइड टू शॉक हिज फिफ्थ फॉरम बाय सजेस्टिंग दिस बट दे ओनली थॉट इट वाज वन ऑफ हिज लिटिल जोक्स। एक दफ़ा फिफ्थ फॉरम को पढ़ाते हुए यही बात उसने कहने की कोशिश की थी, तो लड़कों ने सोचा शायद वो मजाक कर रहा है, ये तो बोर्ड्स जो है उनकी हिमायत किस तरह से कर सकता है, बोर्ड्स तो हमारे ख़िलाफ़ हैं। ठीक है जी बेटे, ये आपका लेसन जो है यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द सेम लेसन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर बेटे। अल्लाह हाफिज़।